कहानी की स्टार्टिंग में हम कुछ बूढ़े लोगों को देखते हैं जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी कहानी लिख रहे थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत जिसका नाम एसुन होता है, वो एक पेपर पर कहानी लिखने की जगह पूरे पेपर पर ब्लू कलर कर देती है। फिर वो एक समंदर के किनारे आ जाती है और खुद से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी मेरे लिए वही वर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा जिसे मैं बचपन में सबसे ज़्यादा बोलती थी। ये बोलकर वो समंदर की ओर देखते हुए मॉम मॉम चिल्लाने लगती है। उसके बाद हमें 1960 जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जब एसुन सिर्फ 10 साल की थी और वही इस ड्रामे की फीमेल लीड भी होती है। एसुन की मॉम एक गोताखोर होती है और वो समंदर से शीशेल निकाल रही होती है और वहीं पर एसुन अपनी मॉम को समंदर से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी मॉम बाहर नहीं आ रही होती है। वहीं पास में ही कुछ औरतें भी बैठी हुई होती है और वो सारी औरतें भी गोताखोर होती है। उनमें से एक औरत एसुन से बोलती है कि इस मौसम में मछलियाँ ज्यादा मिलती है, इसलिए वो लालची औरत जल्दी से बाहर नहीं आने वाली। और वही उनमें से दूसरी औरत बोलती है कि एसुन तुम अपनी मॉम को छोड़ो और पीछे देखो ग्वानसिक के गाल लाल हो रहे हैं। ग्वानसिक इस ड्रामे का मेन लीड होता है। वो ऑकवर्ड होते हुए बोलता है कि मेरे गाल धूप की वजह से लाल हुए हैं। वो औरतें उन दोनों को छेड़ते हुए बोलती है कि बेचारे ग्वानसिक का तो दिल ही टूट जाता होगा जब एसुन ग्वानसिक के प्यार का जवाब गुस्से से देती होगी। ये सब सुनने के बाद एसुन ग्वानसिक की बास्केट पर लात मारकर उससे बोलती है कि तुम्हारे गाल हमेशा लाल ही क्यों रहते हैं, क्या किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है। तभी एसुन की मॉम भी समंदर से सीशेल लेकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद ग्वानसिक सभी लोगों से सीशेल लेने लगता है क्योंकि वो उन लोगों से सारे सीशेल लेकर उन्हें मार्केट में बेच देता है। कि तभी हम देखते हैं कि एसुन की मॉम की किसी बात को लेकर एक औरत से बहस हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को काफी कुछ बुरा भला बोलने लगती है। फिर एसुन की मॉम एसुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ घर आकर एसुन अपनी मॉम से बोलने लगती है कि मॉम, मैं पोएम कंपटीशन में सेकेंड आई हूँ, लेकिन आपको तो बस सीशेल की पड़ी है, आपको बस एक बार मेरी पोएम पढ़नी चाहिए। जिस पर एसुन की मॉम बोलने लगती है कि ये सब जाकर अपनी दादी को दिखाओ, और वैसे भी वो पढ़े लिखे लोगों का खानदान है। असल में एसुन के डैड की मौत के बाद एसुन की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं और एसुन उनके पहले पति की बेटी है। यहाँ पर एसुन अपनी मॉम से बोलने लगती है कि दादी तो मुझसे नफरत करती है और वो बोलती है कि मैं दिन ब दिन आपके जैसी बनती जा रही हूँ। फिर एसुन की मॉम एसुन से बोलती है कि तुम वहीं पर जाओ और वहीं पर खाना खाओ। तो एसुन बोलने लगती है कि मैं उनसे बोलकर आई हूँ कि आज मैं आपके साथ खाना खाऊंगी, और वैसे भी मैं ये सब क्यों नहीं खा सकती, ये सब आपने इतनी मेहनत से जो पकड़ा है। तो एसुन की मॉम बोलने लगती है कि तुम उस खानदान की बेटी हो, इसलिए तुम्हें वहीं पर खाना खाना चाहिए। तो इस पर एसुन अपनी मॉम को बताने लगती है कि अंकल तो मुझे मछली का कांटा भी नहीं देते और मुझे क्लास में अच्छे नंबर्स आने पर अवार्ड मिलता है, जबकि उनका बेटा सबसे लास्ट आता है। तो वो बोलते हैं कि मैंने उनके बेटे पर जादू किया है। और एसुन बोलती है कि मुझे मछली खाने का लालच नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसमें और मुझ में फर्क किया जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मेरी भूख भी मर जाती है, इसलिए आप मुझे अपने साथ यही रहने दो। तो एसुन की मॉम उस पर गुस्सा करते हुए बोलने लगती है कि तुम वहाँ जाओ और उन लोगों का दिल जीतो, क्योंकि हमें अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। तो रोते हुए एसुन वहाँ से जाने लगती है। तो तभी वहाँ पर उसके स्टेप डैड भी आ जाते हैं और वो एसुन से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम यहीं पर खाना खाकर जाओगी ना। तो एसुन उन्हें मना कर देती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसुन के स्टेप डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि तुम एसुन को यहीं पर क्यों नहीं रख लेती, वो यहाँ हमारे साथ ज्यादा खुश रहेगी। तो इस पर एसुन की मॉम बोलने लगती है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो और तुम्हारे पास खुद के बच्चों को पालने तक के पैसे नहीं हैं, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, और वैसे भी वो यहाँ पर अपने सौतेले भाई बहन को पालेगी और बस एक नौकरानी बनकर रह जाएगी। ये सुनकर एसुन के स्टेप डैड उसकी मॉम से बोलते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए रहती हो ताकि तुम एसुन से रोज मिल सको, इसलिए क्या फायदा उस बच्ची को उस घर में रखने का जबकि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है, तुम दोनों माँ बेटी बस तड़पती रहती हो। तो ये सुनकर एसुन की मॉम कहती है कि उस फैमिली के पास पैसा है और वो वहाँ पर रहेगी तो कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह एक गोताखोर बने और हर रोज़ अपनी जान खतरे में डाले, और वैसे भी अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम्हें एक फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। वहाँ एसुन के डैड एसुन की पोयम को देखकर बोलने लगते हैं कि तो मैं इस पोयम को बाहर फेंक देता हूँ, क्योंकि अगर तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें इसे पढ़कर बहुत बुरा लगेगा। तो एसुन की मॉम उस पोयम को छीनते हुए बोलने लगती है कि इसे हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये सब बोलकर यहाँ एसुन की मॉम वो पोयम पढ़ने लगती है। तो वही दूसरी तरफ हम एसुन को उसकी दादी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी दादी, अंकल, आंटी और उनके 2 बच्चे ये सब साथ में रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एसुन बर्तन धो रही थी कि तभी वहाँ ग्वानसिक आकर एसुन के अंकल को मछली देने लगता है और वो एक मछली एक्स्ट्रा देता है। तो एसुन के अंकल उससे पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ 5 मछलियों के पैसे दिए हैं, तो फिर तुम हमें 6 मछलियाँ क्यों दे रहे हो।
तो गॉन्सिक उनसे बोलता है कि आपके घर में 6 लोग हैं, तो फिर भी आप हमेशा 5 ही मछलियाँ क्यों खरीदते हो। यानी यहाँ पर गॉन्सिक ने जो एक्स्ट्रा फिश दी थी वो उसने एसुन के लिए दी थी कि तभी वहाँ पर एसुन की मॉम आकर काफी सारी मछलियाँ लाकर पटक देती है और वो उन सबसे बोलने लगती है कि ये आपके घर की बेटी है और इसका तो चेहरा भी इसके डैड से मिलता है, तो फिर तुम सब इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और हाँ, अब तुम सब लोग खुश हो सकते हो क्योंकि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और ये सब बोलकर वो एसुन को अपने साथ घर लेकर जाती है। तो रास्ते पर जाते हुए एसुन की मॉम उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो। तो इस पर एसुन बोलती है क्योंकि आप मेरी मॉम हो। और तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसुन की मॉम एसुन की पोयम पढ़ रही थी और वो पढ़ने के बाद काफी ज्यादा रो भी रही थी क्योंकि एसुन ने वो पोयम अपनी मदर के ऊपर लिखी थी। तो एसुन के स्टेप डैड एसुन की मॉम से बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था इसे मत पढ़ो। तो एसुन की मॉम उनसे बोलती है कि मैं इतनी ज्यादा खुशनसीब कब से हो गई जो मेरे पास ऐसी बेटी है। यहाँ पर ये सब याद करते हुए एसुन की मॉम उससे बोलती है कि तुम बड़ी होकर बहुत सारे पैसे कमाना ताकि मैं ये काम ना करूँ और सारा टाइम तुम्हारे साथ गुजारूँ। फिर यहाँ कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एसुन अपनी क्लास में मॉनिटर बनी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो अपनी मॉम से बोल रही थी कि मुझे मॉनिटर नहीं बनना है, मुझे तो प्रेसिडेंट बनना है। वहाँ पर गॉन्सिक भी बैठा हुआ होता है तो वो एसुन की मॉम को बताता है कि चाची एसुन को तो 37 वोट्स मिले थे जबकि प्रेसिडेंट बनने वाली लड़के को तो सिर्फ 28 वोट्स मिले। उस लड़के ने एसुन की जगह छीन ली। तो एसुन अपनी मॉम को बताती है कि क्लास में उसने अपने सर से पूछा था कि मुझे 37 वोट्स मिले हैं फिर भी मैं मॉनिटर क्यों बनी। तो उसके सर एसुन से बोलते हैं कि तुम फालतू की जिद छोड़ो और वैसे भी मांगी के डैड जो क्रीम केक लेकर आए थे तो वो तुमने खाया था ना, और उन्होंने जो बुक्स बांटी थी वो भी तुमने ली थी ना। लेकिन यहाँ एसुन रोते हुए बस यही बोलती है कि मुझे तो 37 वोट्स मिले थे। तो ये सुनकर एसुन के सर गुस्सा होकर बोलने लगते हैं कि तुम्हें 37 वोट्स मिले हैं तो क्या हुआ, तुम्हें अपने और मांगी के बीच के फर्क को समझना होगा और वो फर्क 9 वोट्स लेकर आने से नहीं मिटेगा। और अब जो भी तुम्हें जगह मिली है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए वरना वो जगह भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। ये सब बताते हुए एसुन अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मॉम मैं तो जीत कर भी हार गई, और ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि एसुन की मॉम एसुन की आंटी की जगह उसके खेत में काम कर रही होती है क्योंकि एसुन की आंटी प्रेग्नेंट होती है। तो एसुन की मॉम एसुन की आंटी से एक डील करती है कि वो उनके बदले खेतों में सारा काम करेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें एक दिन के लिए अपना हार देना होगा। तो एसुन की आंटी पहले तो इस चीज़ के लिए नहीं मानती क्योंकि वो हार महंगा होता है, लेकिन फिर एसुन के मॉम के इतने बोलने पर वो मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एसुन की मॉम को देखते हैं जो नए कपड़े पहनकर और वो हार पहनकर वो एसुन के सर से मिलने पहुंच जाती है और फिर वो उन्हें कुछ खाने का सामान और कुछ सॉक्स गिफ्ट करती है। फिर जब वो चली जाती है तो सर उस सॉक्स के बॉक्स को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें कुछ पैसे भी रखे थे जो कि एसुन की मॉम ने एसुन को प्रेसिडेंट बनाने के लिए दिए थे। उसके बाद हम एसुन को उसकी मॉम के साथ घर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर एसुन अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मॉम अब मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना क्योंकि प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट होता है जबकि उन दोनों का काम बिल्कुल सेम ही होता है। तो एसुन की मॉम एसुन से बोलने लगती है कि एसुन तुम्हारी मॉम गरीब जरूर है लेकिन तुम खुद को कभी भी गरीब मत समझना और तुम कभी भी समझौता मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। तो ये सुनकर एसुन उनसे बोलती है कि मॉम आप भी समझौता कभी मत करना और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके लिए ऐसा ही मोतियों वाला हार लेकर आऊंगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एसुन की मॉम हर जगह से सिगरेट्स को ढूंढकर जला रही होती है। तो एसुन के स्टेप डैड एसुन की मॉम से पूछते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो एसुन की मॉम उनसे बोलती है कि मेरी बेटी ने बोला है कि वो बड़ी हो जाएगी तो वो मेरे लिए मोतियों का हार लेकर आएगी, तो उसके लिए तो मुझे जीना होगा ना, और वैसे भी बच्चे तो बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो एसुन के स्टेप डैड बोलते हैं कि बड़े लोग उतने ही जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं और मैंने न्यूज़ में सुना है कि ज़्यादातर कोरियंस 52 साल तक ही जीते हैं। तो एसुन की मॉम बोलती है कि मैं तो पूरे 70 साल तक जिंदा रहूंगी, तुम देखना। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मौसम गुजर जाते हैं और इसी तरह से 1 साल बीत जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एसुन की मॉम के समंदर के पानी की वजह से उनके लंग्स खराब हो चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार भी हो गई थी। और यहाँ पर एसुन की मॉम की दोस्त उस पर गुस्सा भी हो रही थी और वो बोल रही थी कि अब तुम पानी में नहीं जाओगी, अगर अब वापस तुम समंदर में जाओगी तो तुम मर जाओगी और वैसे भी हम तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे। तो एसुन की मॉम उनसे बोलती है कि मुझे तुम लोगों की भीख नहीं चाहिए और जब तक मैं अपने बच्चों का इंतज़ाम नहीं कर देती मैं तब तक नहीं मरूंगी।
तभी हम देखते हैं कि एसुन अपनी मॉम के गोताखोर वाले कपड़े आग में फेंककर वहाँ से चली जाती है और जब वो जा रही होती है तो उसे रास्ते में ग्वानसिक मिलता है, जो कि वहाँ बैठकर मिट्टी पर लिख रहा होता है कि एसुन ग्वानसिक की वाइफ है और वो दोनों बड़े होकर शादी करेंगे। तो एसुन ग्वानसिक के हाथ से पेपर बैग को गिरा देती है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ। तो फिर वो दोनों समंदर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर एसुन समंदर के पास रोते हुए बोल रही होती है कि मेरी मॉम को अकेला छोड़ दो और तुम तो देवता हो ना, तो तुम मासूम लोगों की जान कैसे ले सकते हो। उन्होंने तो हमेशा काम ही किया है, अभी तो मुझे उन्हें मोतियों का हार भी देना है और उन्हें प्लेन में भी बिठाना है। यहाँ एसुन को रोता हुआ देखकर ग्वानसिक उसके पास जाता है और उसे वो पेपर बैग देते हुए बोलता है कि इसमें चिकन है और बड़े बोलते हैं कि चिकन सिर्फ अपनों को दिया जाता है। तो एसुन उससे पूछती है कि तो फिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं हूँ, तुम सच बताओ तुम्हें मेरे ऊपर तरस आता है ना। तो ग्वानसिक उससे बोलता है कि अगर मुझे तरस ही खाना होता तो मैं किसी भिखारी पर नहीं खाता। इसके बाद वो दोनों वहीं पर बैठकर चिकन खा रहे होते हैं। तो एसुन ग्वानसिक को बोलती है कि तुम मेरे लिए चिकन या मटन कुछ भी लाओ, लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो ग्वानसिक भी एसुन से बोलता है कि तो मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। तो ये सुनकर एसुन पास में रखे हुए पत्थर पर हाथ रखती है, तो ग्वानसिक डरकर पीछे हट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एसुन की मॉम एसुन की दादी के घर जाती है और उनसे बोलती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता है कि वो दोनों कहाँ पर गए थे और उनके बीच में क्या बात हुई थी। इसके बाद यहाँ एसुन की मॉम एसुन को उठाती है और अपने साथ बाहर लेकर आती है। फिर वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और वो उससे बोलती है कि एसुन बेटा, मेरे मरने के बाद तुम इस घर से चली जाना, वरना तुम इस घर में एक नौकरानी बनकर रह जाओगी और मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर एसुन काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर एसुन की मॉम एसुन को गले लगा लेती है। फिर वो उसे लोरी सुनाकर उसे अपनी गोद में ही सुला देती है।